शिवानी जी, आमतौर पे झांसी के रचनाकारों से, मेरी बहुत सारे रचनाकारों से बातचीत होती है, उनका ये कहना है कि झांसी में रचनाकारों को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना कि बाहर मिलता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? उसका कारण ये है कि बाहर क्या होता है कि हम अनजान जगह जाते हैं ना, तो वहाँ ये भेदभाव नहीं होता है कौन वरिष्ठ है कौन कनिष्ठ है। झांसी में भेदभाव जैसा होता है। थोड़ा क्या होता है कि आप देखिए कि जब प्रोग्राम भी होते हैं ना, तो सूची बनाई जाती है, पता लगा बहुत खास व्यक्ति जो आपके साथ रोज उठता बैठता है, और पता लगा जब पेपर में निकलता तो इसका कार्यक्रम हो गया, बाहर के लोग भी आए थे और आपको बुलाया ही नहीं गया। ये स्थितियां बन जाती हैं। और उसका कारण जो भी है, या तो वहाँ शिकार आपकी हुई? हाँ, होता है, कई बार हो जाता है। कई बार पता लगता है कि जो व्यक्ति आपके साथ रोज उठ रहा बैठ रहा है और कार्यक्रम में आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपको ऐसे लोगों पे साहित्यकार होता है, संवेदनशील तो होता है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी के जाने माने लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार निहाल चंद शिवहरे जी से। नमस्कार शिवहरे जी। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। बंजारा बीट्स का भी मेरी ओर से धन्यवाद, और आपके जो सहयोगी साथ आए उनका भी। शिवहरे जी, आपकी इस लेखकीय यात्रा की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई? लेखकीय यात्रा के लिए जब मैं स्टूडेंट था, इंटरमीडिएट क्लास में था, तो मेरे हिंदी के जो टीचर थे ब्रजबिहारी श्रीवास्तव, वो आज दुनिया में नहीं है, तो छात्र संपादक उस समय हुआ करते थे। स्कूल के मैगजीन स्मारका निकलती थी, तो उन्होंने मुझे छात्र संपादक बनाया और मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद जो प्रार्थना होती थी स्कूल में, उस समय भी मेरे जो टीचर थे प्रार्थना में मुझे बुला लेते थे, और जहाँ कहीं कोई कंपटीशन हिंदी का होता था, वाद विवाद प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, तो वो मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे। तो वहां से मेरी शुरुआत। फिर आगे ये कैसे चला सिलसिला? फिर ये क्या हुआ कि उस समय जिज्ञासा संस्था थी, आपने नाम सुना हो, 79 और स्वर्गीय सरदेसाई ने उसकी स्थापना की थी। तो उसकी महीने में एक मीटिंग होती थी, और उस मीटिंग में जब उस समय ना तो टीवी था, ना ऐसे साधन थे जो आज के, लोग आते थे, महीने में एक बार इकट्ठे होते थे, और सबको उसकी जिज्ञासा रहती थी कि अब क्या होने वाला है, कुछ नया हो। हाँ, नया हो। तो उसमें कवि भी आते थे, साहित्यकार भी आते थे, और वैज्ञानिक, मतलब मैं समझता हूँ झांसी के जो जिनका विशेष व्यक्तित्व होता है, ये सेना से भी लोग आते थे, वो वार्ताएं होती। तो धीरे धीरे पढ़ने पढ़ाने की रुचि वहां से बढ़ती गई। और फिर मैंने क्या है कि मोहन दादा का एक बाल मंडल चलता था दैनिक जागरण में, मैंने भी वैसे लिखना शुरू किया। वहां मैंने क्या किया कि एक बार कोई रचना मांगी गई कुछ फोटो, तो मैं 9th या 10th में था, तो मैंने उसको छोटी सी रचना लिखी, शायद बादलों के ऊपर थी, बादलों के कितने प्रकार होते हैं, तो वो मतलब कई जगह से संग्रह करके बच्चा संकलन था कि बादलों के प्रकार क्या होते हैं, वो और हमने अपनी फोटो पे पता लगा कि अचानक ही मैं एक दिन अखबार देख रहा था, तो अखबार उसमें घर में भी नहीं आता था। मेरे मित्र के यहाँ आता था, उनके पिताजी ने देखा, बुलाया, कहते बहुत शरारतें करने लगे। मैंने क्या हुआ, देखो, बड़े प्रसन्न थे, मतलब एक उत्तर उनका एक प्रोत्साहन रहा, मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद फिर शुरुआत, मतलब उधर से आपको ऊर्जा मिली। शिवानी जी, फिर आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ और कहाँ तक की? पहले तो यहाँ मेरे घर के बगल में ही सरस्वती इंटर कॉलेज में प्राइमरी सेक्शन हुआ करता था, 1 से लेकर 6 तक। पहले तो मैं पहाड़िया स्कूल जो कहलाते थे पुराने, ये स्कूल जो आज के सरकारी स्कूल हो गए, 5 तक तो मैंने वहां पढ़ा। 6th क्लास से यहाँ 6 से ले यहाँ होता था जूनियर सेक्शन बगल में चौराहे पर। और बाद में फिर जो पहाड़ के पास लहकी देवी रोड पर सरस्वती इंटर कॉलेज, वहां मेरी इंटरमीडिएट तक शिक्षा। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने विपिन बिहारी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में BSc किया। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री में, और वहां से पूरा करने के बाद गणित में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जो BSc करके आते थे उनको केमिस्ट्री की डिग्री मिलती थी, और जो BA करके आते थे तो वहां पर मैंने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद फिर आपकी यात्रा क्या रही? हुआ क्या कि मैंने 77 में MSc मेरा पूरा नहीं हो पाया था, और उस समय सुखस्वरूप हेड डिपार्टमेंट थे, वो रिटायर होने वाले थे। तो मिस्टर समय राधा मोहन जी थे, उन्होंने मुझसे ये कहा, मेरे शिक्षक थे राजेंद्र मोहन जी, कि भाई आप ऐसा करें कि ज्वाइन कर लें हेड ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए। तो उन्होंने मेरा वहाँ पर हेड ऑफ अपॉइंटमेंट करा लिया, तो मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया, और 77 तक मैंने वहाँ पढ़ा। अच्छा, जहाँ 77 से 83 तक मैंने वहाँ पढ़ाया। तो निरंतर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस को पढ़ाया, मतलब ये BA में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाया, बहुत अच्छा चलता था। वहाँ जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, सामाजिक कार्यक्रम होते थे, संचालन होता था, मतलब इस दौरान जो भी साहित्यिक गतिविधियां थी वो भी वहाँ भी चलती थी। मैंने मतलब ये पहली बार गणित विभाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए, कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि गणित जैसे नीरज कैसे हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, उसमें चंद्रपाल जो इस समय अपने सांसद भी रहे हैं, और फिर आपके
यहाँ से विधानसभा में भी रहे हैं, जी। वो सब स्टूडेंट थे वहां पर। आपके स्टूडेंट थे? हाँ, तो पहली बार वहां पर जो है कार्यक्रम हुआ और उसमें हाँ, तो वो कार्यक्रम सफल रहा। तो धीरे धीरे इस तरह से कार्यक्रम होते गए और 26 जनवरी के संदेश जब आते थे तो उसमें शुक्ला जी वही से आ गए थे यहाँ पर बन करके। रमेश शुक्ला जी? हाँ, नहीं, रवि शुक्ला जी नहीं, प्राचार्य थे शुक्ला जी। अच्छा, वो यहाँ पर आए थे, तो वो फिर हमको जो है 26 जनवरी 15 अगस्त के जो गवर्नर के संदेश, प्रधानमंत्री के संदेश, वो मुझको पढ़ने को वहां देते थे। कुछ लोगों को आपत्ति होती थी, लेकिन उनका कहना ये था कि मेरा अधिकार क्षेत्र में जिसको दूं, तो वहां से फिर हमको मौका मिलता है। उसके बाद फिर रोजगार परक होने के लिए फिर आगे आपने क्या किया? हाँ, जब मैंने MSc कर लिया, जब ये वहां 6 साल पढ़ा लिया, बीच में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उस समय हेड ऑफ अपॉइंटमेंट हुआ करते थे लोग, 3 साल की PhD करने जाते थे। पिताजी का रिटायरमेंट होने वाला था, तो उस समय ग्रामीण बैंक, राय लक्ष्य क्षेत्र ग्रामीण बैंक की जगह निकली, उसमें PO में अप्लाई कर दिया और मेरा PO में वहां पर चयन हो गया और मैं फिर प्रबंधक के रूप में राय लक्ष्य क्षेत्र ग्रामीण बैंक में आ गया। बाद में उसका नाम बदल के सर्वोपरि ग्रामीण बैंक हुआ और फिर आज की डेट में प्रथमा UP ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर में आपने कितने बरस सेवाएं दी? मैं 32 साल की सेवाएं दी और बैंक का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें मैंने सेवाएं ना दी। मैं HRD में भी रहा, ऋण विभाग में भी रहा, निरीक्षण में भी रहा और उसके बाद जितने और भी हिंदी विभाग, वहां भी संकल्प पत्रिका निकाली, उसका उसका संपादन ही मैंने किया। राज्यसभा की जो रिपोर्ट जाती थी वही मैंने किया। जिस तरह की मैंने कहा जो भी जिम्मेवारी दी गई उसको बड़े मतलब ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ मैंने, और आज परिणाम देखिए कि वो हमारा बैंक जो है कहां से कहां पहुंचा है। तो जो पुराने हमारे जितने साथी सभी की मेहनत का है। आपको ध्यान हो जब 83 में बैंक खोले गए गाँव में, तो केवल एक टेबल रख दी जाती थी। आज आप जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो पौधा उस समय लगाया गया वो वट वृक्ष। शिवानी जी, इसके बाद हम वापस आपकी साहित्यिक यात्रा पे आते हैं। आपने कहाँ कहाँ मुख्यतः लिखा और कहाँ कहाँ आप मंच को आपने शेयर किया? देखिए, पहले शुरुआत झांसी से यदि हम करें तो झांसी में मृगपाल पत्रिका निकालते थे मुन्ना जी, आज वो हमारे बीच नहीं है, और उनके छोटे भाई किशोर भी दिल्ली में काफी सक्रिय हैं। तो मृगपाल पत्रिका में सलाहकार मंडल में था, उसमें हम लोगों ने छोटे छोटे गणित के मनोरंजक तत्व या कई ऐसी रचनाएं निकलती रहती थी। उसके बाद फिर जब बाहर निकल रिटायर होने के बाद, तो जब तक बैंक के बारे में जब तक समय नहीं मिला, बैंक से रिटायर होने के बाद मैं जलगांव बॉम्बे गया, बसई मुंबई गया, इसके बाद आपका सीहोर MP, दिल्ली में विज्ञान रचना पाठ संदर्भ। हाँ, दिल्ली में मेरा 3 बार सप्ताह चड्डा हमारा 3री बार फिर होने जा रहा है 12 दिसंबर को। वो अपनी बेटी के नाम से हमारा सम्मान देती है, अलग अलग विषय पर देती है। वहां मुझे जाने का मौका मिला, तो दिल्ली में गया, वहां पर भी गया। मुंबई में अग्निशिखा मंच थे, वहां पर भी मैंने कार्यक्रम किया। और यहाँ झांसी में 4-5 हमारी संस्थाएं हैं। और फिर अभी बीच में जैसे कि आपको बुझे थे, आप इसमें जुड़े रहे हैं, कमिश्नर महोदय जब आए थे तो उन्होंने बुंदेलखंड में साहित्य निर्णय समिति बनाई। उसमें उन्होंने मुझे वरिष्ठ पद दिया, जिसमें कि तुषारिया जी अध्यक्ष थे, मैं वरिष्ठ पद था। तो वहां भी 40 किताबें जो पुस्तक पब्लिश हुई हैं, वो कार्यक्रम जो तो उसमें मेरे थोड़ा। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को पुस्तक दिखाएं जो कमिश्नर साहब के द्वारा उस कमेटी को बनाया गया था, और आप उसमें कौन कौन सी पुस्तक आपकी? मेरी 51 लघु कथाएं, ये पुस्तक जो है यस पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। और ये पहली पुस्तक है जो प्रकाशित नहीं, उससे पहले मेरी भावों के पंख। अच्छा, भावों के पंख दिखाइए। मेरी पुस्तक पहले भावों के पंख प्रकाशित हुई थी, और ये जो है हमारी लखनऊ से प्रकाशित हुई है, और उसमें शारदीय प्रकाशन, और उसका विमोचन वहां पर जो कैफी आजी भवन है लखनऊ में, वो शारदीय प्रकाशन के ही तत्वाधान में हुआ था। अच्छा, लेखन की यात्रा का ट्रैक रिकॉर्ड आपका बहुत बड़ा है, मुझे मालूम है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने सम्मानों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। कहाँ कहाँ आपको इस तरह से नवाजा गया सम्मानों से? और देखिए, वैसे तो जनरली लोगों को ये मालूम है कि मैं केवल साहित्य, आज के वर्तमान समय में जो नए लोग जुड़े हैं वो केवल मुझे साहित्यकार के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं इसके पहले बैंकर भी रहा हूँ। मुझे बैंकिंग क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिला, और ये मेरी खुशनसीबी रही कि रिटायर होने के बाद भी हमारे तत्कालीन अध्यक्ष उन्होंने मुझे यहाँ जो वित्तीय साक्षरता केंद्र हमारा बना हुआ है झांसी का, जो नाबार्ड और बैंक के सहयोग से चलता है, उसमें यहाँ का मैं प्रभारी बनाया और निदेशक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ, एडोप। तो एक सम्मान तो मुझे अभी लेटेस्ट लखनऊ में ही मिला हुआ है, जो आपका फिल सम्मान से कहलाता है, एवॉक इंडिया ने दिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन लिटरेसी लीडरशिप अवार्ड, ये मुझको भी मिला है। और वहां पर हमारे मुख्यमंत्री भी आए थे, ब्रजेश पाठक भी, और मैं सोचता हूँ आर्थिक क्षेत्र के जितने भी टॉप मैनेजमेंट के लोग, क्योंकि आप मैथमेटिक्स से जुड़े गए तो इसलिए आपको इस मुद्दों का सपोर्ट ज्यादा मिला। हाँ, नहीं, कैसा क्या है कि वित्तीय साक्षरता का जो
वित्तीय साक्षरता केंद्र जब था, जब हमारे वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जब फाइनेंसिंग का शुरू किया, मैं उस समय बैंक में था। वो डिपार्टमेंट विभाग मुझे ही मिला था, वित्तीय समावेशन विभाग। तो 2 साल मैंने वित्तीय समावेशन विभाग में जो भी अटल पेंशन, जीवन ज्योति जो योजनाएं चली उनको प्रारंभ किया, उसका अंदर रिटायर हो गया। तो रिटायर होने के बाद फिर नाबार्ड की योजना आई कि उनका एक उन्होंने जो वाहन दिया हुआ है जिसमें कि एटीएम को लगा हुआ है आपका वित्तीय साक्षरता के लिए, एलईडी लगा हुआ है, अंदर कुर्सियां लगी हुई हैं, मतलब कैसे तो चलता फिरता ऑफिस है। तो उसके माध्यम से मुझे फिर कार्यक्रम अपने वित्तीय साक्षरता के करने का मौका मिला। उन वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में 2 काम कर रहा हूँ, तो वित्तीय साक्षरता का करता हूँ, वहाँ स्थानीय स्तर के जो बुंदेली कवि जानकार होते जैसे कि अपने यहाँ पर उनको भी साथ उनको बाल कवि जी को ले जाता हूँ। बाल कवि क्या है कि जो अभी उन्होंने मैं कार्यक्रम करता हूँ तो वो कवि ऐसे कि हाल के हाल वो वित्तीय साक्षरता पर बुंदेली भाषा में कविता, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ा, तो वो भी मेरा काम चल रहा है। शिवानी जी, ऐसी वो रचना आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए जिससे आपकी लोकप्रियता में इजाफा हो। तो पहले तो मैं किसी भी संस्था में जाता हूँ तो अपनी 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं बैंक में रहा हूँ। बैंक में 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, उसी पर ही लिखी हुई है। फिर मेरी कल्पना, जैसे मैं खुद और मेरा सामने वाला, मेरी कल्पना तेरी आशा, मेरी कल्पना तेरी आशा, मिलकर बने नई परिभाषा, मिलकर बने नई परिभाषा, स्वाति की बूंद की चाहत, स्वाति की बूंद की चाह में जा तक रहे अब क्यों प्यासा, जा तक रहे अब क्यों प्यासा, अमृत कलश की चाह में पूर्ण हो सिंध बनता नवलाशा, पूर्ण हो सिंध बनता नवलाशा। मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग सिंपल फॉर्मूला पढ़ते हैं, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और a - b स्क्वायर होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। यहाँ पर a और b अपनी जगह है, b का प्लस है तो रिजल्ट +2ab एक्स्ट्रा आ रहा है, और माइनस तो रिजल्ट -2ab कम आ रहा है। तो इसी तरह किसी संस्था में बॉस है, उनके अधीनस्थ है, कवि में वरिष्ठ कवि है, उनके अधीनस्थ कवि है, परिवार में पत्नी है, पति है, माता पिता, जहाँ प्लस है तो वहां परिवार खुशहाल रहेगा, +2 भी आएगा, माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। तो वो मैथमेटिक्स को भी मैंने मतलब गणित के मनोरंजन तत्व, इस पर भी मैंने कई बार व्याख्यान दिया। आपने अपनी रचनाओं में गणित को छोड़ा नहीं, गणित का मैंने गणित और साहित्य पर एक कविता लिखी है, आप कहें तो कुछ पंक्तियां जरूर 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 जरूर। गणित बनाम साहित्य, ये इसका शीर्षक है। गणित और साहित्य 2 विपरीत ध्रुव जानकार मानते हैं, गणित और साहित्य 2 विपरीत ध्रुव जानकार मानते हैं, संवेदना ही साहित्य है, गणित संवेदना विहीन जानते हैं। जब संवेदना और गणित मिलकर एक साथ आ जाते हैं तभी कवि ढाई अक्षर प्रेम का पंडित को सुनाते हैं, तभी कवि ढाई अक्षर प्रेम का पंडित को सुनाते हैं। लास्ट भी कुछ है एक कविता, उसी में चंदर वरदाई 4 20 24 गज अंगुल प्रदान, कहीं सुल्तान का बच्चो हाथ से कराकर अमर हो जाते हैं। युग सहस्त्र योजन पर भानु हनुमान चालीसा गाकर हम धरा से सूर्य की डुबली बताने में नासा से पूर्ण सक्षम पाते हैं। ये कुछ ऐसे दृष्टांत है जो गणित की महिमा बताते हैं, जो गणित की महिमा बताते हैं। कविता तो बहुत लंबी है लेकिन मैंने कुछ खास अंश उसके सुनाए हैं आपको। शिवानी जी, आप मंचों पे जाते हैं, पूरे देश में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ सराहा गया? मैं जब जलगांव में गया, और जलगांव में पहली बार मैं मंच पर गया, जो बहुत बड़ा मंच था, वहां बहुत लोग आए थे, बम्बई नजदीक है तो वहां पर मैंने जब ये कविता पढ़ी गणित और साहित्य, तो लोग ये कहते थे गणित नीरस विषय है, तो गणित के लोग साहित्य में कैसे आ सकते, वो 2 और 2 4 करते हैं। लेकिन मैंने जब ये कविता पढ़ी और उसमें बहुत से और भी संदर्भ आए हैं, तो अब लोगों को लगा कि नहीं, गणित का और साहित्य का भी संबंध हो सकता है। तो हमने एक रुपया कविता भी लिखी है जो कि बैंक से संबंधित थी, तो रुपया कविता भी, मतलब आपकी साहित्य में आपका प्रोफेशन बराबर दर्पण की तरह रहा। अभी मैंने एक वैज्ञानिक पत्रिका निकलती है, उस वैज्ञानिक पत्रिका में मेरी विज्ञान के ऊपर 2 कविताएं थी, एक दर्पण के ऊपर लिखी थी, आपतन कोण परावर्तन कोण वो है इसमें कविता, तो उसको भी तो उन्होंने छापा था, उस कविता को भी छापा। शिवानी जी, आमतौर पर झांसी के रचनाकारों से, मेरी बहुत सारे रचनाकारों से बातचीत होती है, उनका ये कहना है कि झांसी में रचनाकारों को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना कि बाहर मिलता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? उसका कारण ये है कि बाहर क्या होता है कि जब हम अनजान जगह जाते हैं ना, तो वहाँ ये भेदभाव नहीं होता है, कौन वरिष्ठ है कौन कनिष्ठ है। झांसी में भेदभाव जैसा होता है, थोड़ा क्या होता है कि आप देखिए कि जब प्रोग्राम भी होते हैं ना, तो सूची बनाई जाती है, पता लगा बहुत खास व्यक्ति जो आपके साथ बहुत उठता बैठता है, और पता लगा जब पेपर में निकलता तो इसका कार्यक्रम हो गया, बाहर के लोग भी आए थे
और आपको बुलाया ही नहीं गया। ये स्थितियां बन जाती हैं। अब उसका कारण जो भी है, या तो वहां इसके शिकार आप ही हुए? हाँ, होता है, कई बार हो जाता है। कई बार पता लगता है कि जो व्यक्ति आपके साथ रोज उठ रहा बैठ रहा है और कार्यक्रम में आपको पता ही नहीं है, तो ऐसी तो फिर आपको ऐसे लोगों पे से लेकिन साहित्यकार जो होता है संवेदनशील तो होता है। तो हमारे जो यहाँ चेयरमैन थे, जो जिन्हें हमें गुरु भी मानते हैं, तो वो ये कहते थे कि संवेदना के बिना मन यंत्र है, देह में आगुन संयंत्र है। देख कर किसी की आंख की अस्त मैं दर्द बंद था, खुदा की राह में मेरा पहला कदम था। यदि कभी संवेदनशील नहीं है और संवेदना नहीं है, वो केवल गुटबाजी में है, मैं समझता हूँ वास्तविक कभी नहीं हो सकता। तो केवल कवि मात्र या साहित्यकार का एक लेवल लगाए हुए और उस क्या मानते हैं ऐसे कवियों की संख्या बुंदेलखंड में भी पनप गई है? नहीं, उसका कारण ये रहा ना कि कुछ लोगों ने इसको एक तरह से वो बना लिया है कि पुस्तक छापना, लोगों को इकट्ठा कर लेना है, पर कुछ लोगों को दूसरी बार नहीं, मतलब कहने का अब क्योंकि लोग सभी साथी अपने लोग हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहना उचित नहीं है। लेकिन ये तो आप ही क्षेत्र में हो रहा है, कई लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भी पता लगा कि एक विद्यालय में कोई कार्यक्रम होता है, जब वहां का पदाधिकारी कोई बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है। ये उसमें ये नहीं है कि जैसे आपका जो एक स्तर है उस स्तर से आपको बुलाया जाए, वहां ये चयन सही होना चाहिए। ये चीज वहां पर कोई भी कार्यक्रम होता है, जो सूची बनती है, तो कई बार ऐसे लोग भी रह जाते हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं। मतलब हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हम लोग तो बहुत अभी रिटायरमेंट के बाद शुरू किया लिखना। हम लोगों से कई ऐसे वरिष्ठ कवि हैं जिनको आप भी जानते हैं, नाम लेना उचित नहीं, लेकिन आज देखिए उनका साहित्य भी कहीं पता नहीं लग रहा है, ना उनकी किताबें निकल रही है, ना उनके बारे में कोई सोच पा रहा है। जब उनसे भी मिलो तो वो भी मतलब उनकी जिंदगी गुजर गई है, तो अब वो विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। यदि आप आए हैं जैसे अभी संस्था अपनी बुंदेली साहित्य संस्था, तो ये लोगों को विश्वास नहीं होता कि आप वास्तव में कुछ कर पाएंगे। ये तो बड़ा विशाल आयोजन था जिससे कई डॉक्टर अजय शंकर पांडे जी और मैं समझता हूँ विचारिया जी की बहुत बढ़ रही है, बहुत मेहनत का पूरी टीम उनकी लगी है। हम लोगों ने तो कहा, हम लोग का तो बहुत आयोजन में मैं भी फलीभूत हुआ, मेरी भी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। बताइए आपको, मैंने पुस्तक देखी, आप मीटिंग में हमारे साथ भी कई बार मिले हैं। शिवरी जी, आपके आने वाले कल में और ऐसे क्या प्रोजेक्ट हैं जो लोगों को आश्चर्यचकित करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि हाइकू एक विधा है जो जापानी विधा है। लोग कहते हैं जापानी विधा, लेकिन वो वास्तव में भारत की विधा है। हुआ क्या, जब बौद्ध धर्म यहाँ आया तो लोग आपस में तपस्या टाइप की तपस्या करते थे, ध्यान में रहते थे, तो बहुत कम बोलते, जैसे हम SMS करते हैं ना। लेकिन शॉर्ट में, हाँ, लेकिन भारत की परिस्थिति ये रही कि अंग्रेजों का राज रहा, मुगलों ने आक्रमण किया, तो यहाँ के लोग अस्त व्यस्त होते रहे। तो ये लोग कहीं जापान चले गए, कहीं इंडोनेशिया चले गए, कहीं श्रीलंका चले गए। अब वही विधा लौट करके अब भारतवर्ष में आ गई, तो नाम हो गया जापान का, लेकिन विधा मतलब देखा जाए भारतवर्ष की है। तो एक तो हम हाइकू में किताब में डालने की प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी कुछ रचनाओं के अंश अब आप हमें अगर याद हो तो हमारे हाइकू मैंने कुछ लिखे हैं। हाइकू का जो विधान होता है वो 5-7-5 का होता है। अच्छा, 5-7-5 यानी 17 शब्दों में आपको पूरी बात। अच्छा, वो भी मैथमेटिक्स से जुड़ता है? नहीं, वो तो हर जगह आप देखिए, दोहा भी लिखेंगे तो मैथमेटिक्स से, बिना गणित के तो साहित्य है ही नहीं। लोग कहते हैं गणित तो साहित्य का संबंध नहीं है, लेकिन आप दोहे में यदि आपकी मात्राएं गलत है तो दोहा सोटा चौपाई जो कुछ भी आप लिखेंगे तो इसमें भी 5-7-5 का होता है। तो आप देखते हैं कि दो जीवन में लोगों की दो तरह की घटनाएं घटती हैं, खासकर कृषकों के लिए, या तो ये तबाही बाढ़ से आ जाती है या सूखे से आ जाती है। तो दोनों पक्षों पर मैंने कुछ लिखे हैं। तो उसका विषय है मची तबाही कैसी घड़ी आई भीषण बाढ़। इसमें पूरी बात हो जाएगी 5-7 बार। अगला लिखा, नदी के टापू फंसे भूखे बेहाल जी का जंजाल। तीसरा है, नदी किनारे लहरों का तांडव जल प्लावन। इसमें आधे शब्द नहीं, मात्राएं और आधे शब्द नहीं चले जाते हैं, और अर्थ पूरा। फटे बादल रोको जल का वेग शिव शंकर। वीर सैनिक बने हैं देवदूत जिंदा बचाने, बाढ़ में जाके उत्सव करते हैं। मतलब जल प्रकोप किसका ये दोष करें विचार। और हम प्रकृति के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं उसका बनाओ। नदियां जोड़ें प्रबंधन से रोकें जल भराव। नदियां जोड़ें प्रबंधन से रोकें जल भराव। ये हमारे कुछ हाइकू है। तो हमने अलग अलग विषय पर कई लिखे हैं। अभी जो ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में हमारा 4 हाइकू ने भेजे थे, तो उसमें भगवान राम के ऊपर भेजे थे। गांव की माटी चंदन सी महके, गांव की मतलब उसमें गांव की माटी चंदन सी महके मन चहके, दूधिया जल रहट अवरल कुएं का जल। दूधिया जल
रहट अवरल कुएं का जल, पेड़ लगाएं एक नहीं अनेक है कर्म नेक, पेड़ लगाएं एक नहीं अनेक है कर्म नेक। अगला है भोरों का काल, भोरों का काल रानी की तलवार करे संगा। जैसा कि मैंने कहा है कि कोई भी साहित्यकार यदि संवेदनाहीन है तो वास्तव में साहित्यकार नहीं हो सकता है। मैंने एक रचना लिखी, संवेदना उसका शीर्षक। किसी की आंख के अस्त, किसी की आंख के अस्त, बंजर खेतों की सूखी मेड़, पलायन करते खेती है मजदूर, सड़क पर घायल अजनबी, भीख मांगते नौनिहाल, कचरे के डिब्बे से भोजन की आस में व्याकुल विक्षिप्त, घायल बेटे के लिए रक्त की मांग करती बूढ़ी माँ, प्रसव पीड़ा से व्याकुल, समाज के भेड़ियों के पापों से निवृत्त होने को आतुर अभिशप्त महिला, वाहन से घायल मुख प्राणी। ऐसी व्यथा गीतकार लिखे नहीं, चित्रकार उकेरे नहीं, कथाकार कहे नहीं, समाचार छापे नहीं, तो समझो समाज की धड़कन बंद है, समाज की धड़कन बंद है। मानवता के लिए हृदय में स्पंदन नहीं, तो समझो हम धरा पर संवेदनाओं से सून मृत प्राणी हैं, जिन्हें प्रकृति बोझ होते हुए रो रही है, रोती रही है, रोती रही जी। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे बातों को, ऐसे मुद्दों को शेयर कीजिए जो लोग जानते ही नहीं। देखिए, पहला मुद्दा तो ये है कि गणित विषय की मनोरंजक तत्व, गणित एक नीरज विषय है। इस पर मैंने कई जगह वार्ताएं की, स्कूलों में सरल क्लाइंट चलाई है, उसमें 1.5 घंटे का लेक्चर रहता है। गणित एक सरल विषय, जैसे कि मैं बताऊं कि आपको 35 का स्क्वायर करना, एक मतलब उदाहरण दे रहा हूं, कई है तो 35 का यदि वर्क करना है तो 35 का 35 आप बिना कागज को नहीं करना। लेकिन उसमें क्या है ट्रिक, यदि इकाई का अंक 5 है तो आप 25 लिखना, और 3 का अंक 4 है अगला, तो 3 का 4 में गुणा करें तो 1225 आंसर होगा। अच्छा। यदि आपको 65 का निकालना है तो 25 आप लिख लीजिए, और 6 का अगला 7 होता है, 6 7 42 4225 आंसर। इस तरह की जो ट्रिक्स होती है वो कंपटीशन में बड़ी लाभदायक, बड़ी लाभदायक, बच्चों को बड़ा लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए 11 का स्क्वायर करना है तो 11 में एक 2 बार आया है, 2 बीच में लिख दीजिए, लेफ्ट साइड में कम करते हुए 1 तक जाए, राइट साइड में 121 आंसर होगा। 111 का करना है, 3 आप लिखिए, राइट में 2 1 लिखिए, लेफ्ट में 2 1 लिखिए, 1 2 3 2 1 आपका आंसर होगा। इस तरह 37 का 9 में मल्टीप्लाई करना है तो 37 में अभी आप 3 से लेकर 27 तक का मल्टीप्लाई करना है, कुछ सीमित जो होती है तो उसमें आप 3 पार्ट बराबर कर दिए, 37 to 9, 9 के 3 पार्ट 3 3 आंसर होगा। शिवानी जी, आपने चूंकि आप बुंदेलखंडी हैं जैसा मैं समझता हूँ, तो कभी कुछ बुंदेलखंडी में लिखने का प्रयास किया? बुंदेली में भी हमारी बट्टे गुरु जो लघुकथा है वो हमारी उसमें छपी है, जो आपकी दमोह से पत्रिका निकलती है ना, आटा गांव से, उसमें मेरी लिखी है, और मैंने और भी लिखी है जो आपको बता रहा हूँ। वैसे बुंदेलखंड में जैसे आप देखते हैं, बुंदेलखंड की आर्थिक समस्याओं के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं, बहुत नदी तालाब। मैंने तो 2 लाइन लिखी थी कि सूख गई कुइयां, सूख गए खेत, सूख गई कुइयां, सूख गए खेत, चलो सखी अब दिल्ली 96 रेत। तो यदि पलायन और पानी 2 समस्याएं लिख जाए तो बुंदेलखंड की सारी समस्या, ये 2 लाइन में मैंने जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं और मैंने लिखा है, तो मैं आपको अभी। शिवानी जी, बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन देने वाला, जानकारी देने वाला चैनल है। ये मीडिया का एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो सोशल मीडिया को प्रतिनिधित्व करता है। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को अपने तरीके से कोई संदेश दीजिए। देखिए, अभी तक जो भी चैनल हैं और उन चैनल पर जो भी इंटरव्यू लिए जाते हैं वो एक खास पैटर्न पर लिए जाते हैं, लेकिन मैंने यह महसूस किया कि बंजारा बीट्स पर जो आप ले रहे हैं, जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं, वो एकदम ऐसा है कि व्यक्ति पहले से नहीं सोच सकता कि हमसे क्या पूछा जाएगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारना ये आपका उद्देश्य है, और व्यक्ति ने जीवन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बहुआयामी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक कॉमन आदमी 3 डायमेंशन फिगर देख सकता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन वो ईश्वर है, उसकी जो डायमेंशन होती है एन होती है, एन डायमेंशन। तो जब आदमी 3 से एन की तरफ बढ़ने लगता है तो वो देवत्व को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे राम का मैंने एक वो लिखा था कि राम का मैथमेटिकल मॉडल सक्सेस ऑफ राम की सफलता का गणितीय मॉडल क्या है, मैंने उसमें ये लिखा है 3 डायमेंशन एन डायमेंशन की तरह। तो आपके जो इंटरव्यू होता है, जिस व्यक्ति का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके व्यक्तित्व में और निखार क्या आ सकता है भविष्य में, और पिछले उसके ऐसे कई गुण जो लोगों को पता ही नहीं है,
वो उनके सामने लाने का प्रयास करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि बड़े दिल वाला ही व्यक्ति कर सकता है, जिसके मन में ये है। कई बार आदमी को ये होता है कि मैं कदम चला रहा हूँ, मेरे हिसाब से चले, लेकिन आप क्या है, अगले को स्वतंत्र कर देते हैं कि वो क्या कहना चाहता है स्वतंत्र रूप से। कहीं कोई बाध्यता नहीं है, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि पहले से पूछ लिया है, पहले से अचानक प्रायोजित कुछ नहीं है। प्रायोजित कुछ नहीं है। तो जो प्रश्न आप पूछते हैं वो हृदय से निकलता है, और हृदय से जब अचानक कोई प्रश्न पूछा जाए, अचानक जवाब निकले, तो सच्चाई निकलती है, मौलिक होता है। मौलिक होता है। और उस मौलिकता के लिए आप विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। और ये आप कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, जैसा कि आपने चर्चा में बताया कि समय कम है, काम ज्यादा है, तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में संवेदना है। आज भी आपके मन में है कि कई ऐसे व्यक्ति थे जो छूट ना जाए, उनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। बंजारा बीट का प्रयास है कि जो नए लोग हैं कम से कम उनको तो प्रमोट किया ही है। हाँ, उनको प्रमोट कर रहे हैं, जो रचनाएं लोगों की उनको सुनवा रहे हैं, उन्होंने जो किताबें निकाली वो बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने लिए तो सब कुछ सब करते हैं, दूसरों के लिए जो करे वो सबसे बड़ी बात है। तो ये थे नेहाल चंद शिवहरे जी, जो जिंदगी की गणित को अपने विषय गणित से जोड़कर लोगों को साहित्य गतिविधियों का ज्ञान करा रहे थे। शिवहरे जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।